कहते हैं कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं होती हैं। अच्छी आत्मा अच्छा करती है तो बुरी आत्माओं से व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। सुनते आए हैं कि कुछ लोग भूत प्रेत से ग्रस्त रहते हैं तो किसी के घर में भूत है जो परिवार के सभी सदस्यों को परेशान करता रहता है। जिन लोगों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है उनके पास भूत प्रेत फटकते तक नहीं है। इस विश्वास या अंधविश्वास के चलते बहुत से लोग भूत भगाने का दावा करते हैं तो कुछ लोग भूत बुलाने का। गिरीश आज 20 वर्ष बाद अपने गांव में स्थित अपनी पुश्तैनी हवेली में वापस आया था। वो अपने बच्चों की जिद पर यहां समर वेकेशन पर आया था। कार उसकी हवेली के सामने आकर रुक गई तो उसमें से गिरीश की पत्नी स्टेलिना जो कनाडा की थी, उसके 3 बच्चे और उसका करीबी मित्र सुरेश निकले। उन्हें देखकर शंभू जी, जो गिरीश का शाही नौकर था, जो कई वर्षों से वीरान पड़ी हवेली की हिफाजत कर रहा था, उसके पूर्वज भी यहीं अपनी सेवा देते थे। शंभू दौड़ता हुआ आया और सामान उठाकर चल दिया। सुरेश, ये है शंभू काका जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारी हवेली की देखरेख करते हैं। गिरीश के बच्चे भी शंभू के साथ उछलते हुए हवेली की ओर बढ़ गए। स्टेलिना सामने वीरान और शाही ठाट से खड़ी हवेली को देखे जा रही थी। सुरेश और गिरीश अपने जॉब के सिलसिले में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवेली में जो चमक और खूबसूरती 20 साल पहले थी वो खो चुकी थी। उसकी जगह उस पर उगी घास और हरी शैवाल ने ले ली थी, जो उसके जर्जर हो चुकी स्थिति से अवगत करा रही थी। जैसे ही गिरीश मेन गेट से अंदर घुसने वाला ही था कि उसकी नजर सामने खड़े पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी तो एकाएक उसके पैर वहीं ठिठक गए। उसकी बातें रुक चुकी थी। उसके चेहरे पर गंभीर रेखाएं उभर आई थी। वो थोड़ा रुका और उस बरगद के पेड़ की ओर अपना धूप का चश्मा उतारकर देखने लगा। कुछ पल के लिए गिरीश अपनी बीती यादों के समुद्र में डूब सा गया था। उसके अतीत की घटनाएं चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। क्या हुआ? कहां खो गए? स्टेलिना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, कहीं नहीं। तो फिर चलें, बच्चे वेट कर रहे होंगे अंदर और रमेश भी। ओ हाँ, चलो। जैसे ही गिरीश अंदर गया तो सामने शंभू काका को बच्चों से घिरा हुआ देखकर मुस्कुराकर कहा, शंभू काका, बच्चे बड़े जल्दी आपसे हिल मिल गए हैं। जी गिरीश बाबू, मैंने आप सबका सामान सबके कमरे में लगा दिया है और आप सब हाथ पैर धोकर बैठक में आ जाइए, खाना तैयार है। ठीक है। और हाँ, आपने बच्चों को उस बरगद के पास जाने से मना कर दिया है ना? जी बाबू। शाम का समय हो चुका था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। शंभू काका, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती ना, अकेले इतना सारा काम करते हो? और कोई रख लो साथ में हेल्प के लिए। गिरीश ने खाना खाते हुए कहा, साहब, कोई भी तैयार नहीं है इस हवेली में काम करने के लिए। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, दिन भर काम करते हैं और रात को ही भाग जाते हैं। कहते हैं उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, यहीं सामने वाले बरगद के पेड़ से। क्या बकवास है, और आप भी ऐसी बातें करते हो। देखिए इन बच्चों को कितने डर गए हैं आपकी फालतू बातों से। वास्तव में सब बच्चे डर चुके थे। वो खाने को छोड़कर शंभू काका का मुंह ताक रहे थे। माफी चाहूंगा साहब, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने बोल दिया। रमेश और स्टेलिना दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और फिर सब खाने से निपटकर बाहर आ गए। सूरज ढल जाने के बाद मौसम सुहाना हो गया था। ठंडी हवा बह रही थी। साथ में हवेली के बगीचे में
फुलवारी से फूलों की मंद मंद खुशबू सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। जो शहर की दूषित वायु में कहां थे, सभी लोग सुकून महसूस कर रहे थे। डैडी, गिरीश के सबसे बड़े लड़के ने हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पापा, उस पेड़ पर भूत रहता है। पीयूष ने उस बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं बेटा, वहां कोई नहीं रहता, पर शंभू काका तो बोल रहे थे कि वहां चुड़ैल रहती है। अरे वो तो आप सबको डराने के लिए कह रहे थे, वहां चुड़ैल नहीं रहती, जंगली जानवर रहते हैं। आपने देखा, यहां पास में जंगल है और कोई गांव या हॉस्पिटल नहीं है। दरअसल उस हवेली के आसपास कोई घर नहीं था, बस जंगल के सिवाय। रात हो चुकी थी। शंभू काका ने सभी गेट सावधानी पूर्वक लगा दिए और रोशनी के लिए मोमबत्तियां जला दी। सब रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। सभी आराम से सो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजे गिरीश के कानों में एक अजीब सी आवाज ने उसकी आंखें खोल दी। गिरीश ने पलट कर देखा तो स्टेलिना सो रही थी। गिरीश उठकर बैठ गया और उसे महसूस हुआ कि हवेली के बगीचे में कोई है। उसने अपने रूम की खिड़की को खोलकर देखा तो पाया कि बगीचे में कोई भी नहीं है। किसी के चलने की आहट उसका भ्रम नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली दफा हुआ था। ऐसा सोचते हुए गिरीश अपने बेड की ओर जैसे ही मुड़ा, तभी किसी के चीखने की आवाज उसके कानों को चीरती हुई चली गई। पहले तो वो बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा तो सामने खड़ा बरगद का पेड़ उसे हिलता हुआ प्रतीत होता है और फिर उसे वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जो बेहद खौफनाक थी। गिरीश का सारा बदन हिल गया और दिमाग सुन्न हो गया। वो उस आवाज को तुरंत पहचान गया। उस आवाज में दर्द और दहशत उसे साफ साफ महसूस हो रही थी। वो गुमसुम सा अपने बेड पर आ गया। उसे डर भी था कि कहीं ये आवाजें उसके लिए मौत का सबब ना बन जाए। इन्हीं से तो दूर उसे कनाडा जाना पड़ा था और इसी तरह उसकी करवटें बदलते हुए रात कट गई। सुबह जब उसने आंखें खोली तो सामने स्टेलिना कॉफी लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। गिरीश ने एक अंगड़ाई ली और कॉफी को टेबल पर रखकर खिड़की से झांका तो बरगद का पेड़ रात को जितना भयानक लग रहा था, उतना ही अच्छा सुबह दिख रहा था। उसने बगीचे की ओर देखा तो उसके सारे बच्चे रमेश अंकल के साथ खेल रहे थे और पास ही में शंभू काका भी खड़े थे। गिरीश के दिमाग में रात वाली घटना घूम रही थी। वो परेशान था कि कहीं रात वाली घटना का उसके अतीत से कोई संबंध ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। वो कल ही इस हवेली को छोड़कर वापस कनाडा चल जाएगा। ऐसा निश्चय करके वो कॉफी पीने लगा। रमेश एक फोटोग्राफर है। उसे नेचर की फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है। शंभू काका, प्लीज आप इन बच्चों को यहीं खिलाइए, तब तक मैं 1-2 शॉट लेकर आता हूं। जी साहब। रमेश वहां के मनोरम दृश्य में ऐसा खो गया कि उसे यह नहीं पता चला कि कब फोटो खींचते खींचते उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसे वो बहुत अच्छा लगा तो उसने उस पेड़ की भी फोटो लेने के लिए जैसे ही कैमरा रोल किया तो उसकी चीख निकल पड़ी। उसने कैमरा झटके से फेंक दिया जैसे उसमें बिजली दौड़ गई हो। उसने डरते डरते खुद पर काबू पाया और हिम्मत करके कैमरा उठाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैमरा जो दिखा रहा है वो वास्तव में है ही नहीं। बरगद पर कुछ भी नहीं है। उसने फिर से कैमरे में देखा तो उसके पसीने छूट गए। सामने बरगद पर एक खौफनाक चेहरे वाली औरत दिख रही है, जिसके हाथ और चेहरे साथ साथ पूरे शरीर से खून रीस रहा है और उसके लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ बंधे हुए हैं, जो उसे लगातार घूरे जा रही थी।
मुझे आजाद कर दो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस औरत के भयानक चेहरे से आवाज आई। रमेश पागल सा गिरता भागता हुआ शंभू काका के पास पहुंचा। उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर गिरीश, स्टेलिना और बच्चे सब डर गए थे। शंभू काका, आप सारा सामान वापस कार में रखिए, हम वापस जा रहे हैं। कुछ दिन हम अपने ग्वालियर वाले घर में रहेंगे और फिर कनाडा जाएंगे। हमें यहां नहीं रुकना। मुझे तो कुछ गलत होने की आशंका लग रही है, कहीं वो वापस ना आ जाए। गिरीश ने घबराते हुए कहा। स्टेलिना, रूबी रूबी तुम्हारे पास है क्या? चलो चलो चलो, हमें ग्वालियर के लिए अभी निकलना है। नहीं, मेरे पास नहीं है रूबी। क्या? सब यहीं खड़े हैं तो रूबी कहां है? रमेश, शंभू काका, उसे बुला कर लाओ। कहना हमें अभी निकलना है। देखना कहीं वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास तो नहीं है ना? जी जी साहब। वास्तव में रूबी, गिरीश की बड़ी लड़की, खेलते खेलते बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी थी। वो अपने खेल में मग्न थी कि तभी एक हल्की आवाज ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया। रूबी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी जो कि बरगद के पेड़ से चिपकी हुई थी। आप कौन है आंटी? मेरे पास आओ, मैं तुमको ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ दूंगी, तुम्हारी पसंद की। आप वहाँ क्यों खड़ी हो आंटी? यहाँ आओ ना। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखो। उस औरत ने रूबी को अपने हाथों को दिखाते हुए कहा। ओह माय गॉड, किसने किया ऐसा? आपके हाथों से तो खून निकल रहा है। इतना कहते हुए रूबी उस औरत के पास पहुंच गई। ये सब मेरे पति ने किया है। वो मेरे हाथ बांध गया है। क्या तुम मेरे हाथ खोल दोगी? हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी खोल देती हूँ। तभी पीछे से रमेश और शंभू काका की आवाज सुनाई दी जो रूबी को बुला रहे हैं। मुझे रमेश अंकल बुला रहे हैं। बुलाने दो, तुम मेरे हाथ खोल दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथ खोलने के बाद तुम चली जाना। ओके। तभी रूबी के पास आकर शंभू काका ने कहा, यहाँ क्या कर रही हो? तुमको वहां सब ढूंढ रहे हैं। यहाँ आने के लिए मना किया था ना आपसे, फिर भी चली आई। वो आंटी ने मना किया था ना बोलने को। इतना कहकर जैसे ही रूबी पीछे मुड़ी तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है सिवाय उसके हाथ में कलावा के, जिससे उस औरत के हाथ बंधे हुए थे। कौन आंटी? कैसी आंटी? कोई नहीं है यहाँ। और ये कलावा तुम्हारे पास कैसे आया? शंभू काका ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, ये कलावा उन्हीं के हाथ में था जिससे वो बंधी हुई थी और खून भी निकल रहा था। पता नहीं कहां चली गई। रूबी ने जवाब दिया। क्या? सब अनर्थ कर दिया तुमने। भागो यहां से। शंभू काका रूबी का हाथ पकड़कर हवेली की ओर दौड़ पड़े। उस बरगद पर बैठी वही औरत की आंखें अंगारों की तरह लाल और चेहरे पर रहस्यमयी हंसी थी जो सामने दूर हवेली की तरफ भाग रहे लोगों पर थी। गिरीश बाबू, अनर्थ हो गया। क्यों? क्या हुआ? आपकी बेटी ने उस पुराने वाले बरगद की चुड़ैल को आजाद कर दिया है। क्या? कौन बरगद वाली चुड़ैल? स्टेलिना ने कहा। पहले तुम जल्दी से निकलो और कार में बैठो, सब पता चल जाएगा तुमको। ओके रमेश यार, चलना जल्दी जल्दी, कार में बैठ। गिरीश ने हड़बड़ाते हुए कहा। ओके 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 ओके, लेट्स गो। सब दौड़कर कार के पास पहुंचे तो दंग रह गए क्योंकि कार के चारों टायर पंचर हो गए थे जो कुछ देर पहले सही थे। सबका डर से बुरा हाल हो गया था। अचानक हवेली के अंदर से शंभू काका की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर उनके पास पहुंचे तो देखा कि वो जमीन पर पड़े तड़प रहे हैं और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। गिरीश भागकर उनके पास पहुंचा और उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। शंभू काका के चेहरे पर नाखूनों के चीरने के निशान बने हुए थे जिनसे ढेर सारा खून बह रहा था जो बहुत भयंकर था। उससे भी भयंकर शंभू काका द्वारा गिरीश को बताई गई बात थी जिसने गिरीश को एक खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तुम्हारी बेटी ने उसे गलती से आजाद कर दिया है और वो वापस लौट आई है अपना बदला लेने के लिए। वो अब अपने द्वारा कही गई हर बात को सही करेगी। वो अभी भी यहीं कहीं पास में ही है। इतना कहकर शंभू काका ने दम तोड़ दिया। सभी इस हादसे को देखकर बहुत डर गए। गिरीश अपने सर को पकड़कर बैठ गया था क्योंकि अब वो अपनी फैमिली के साथ उस
हवेली में फंस चुका था। उसने सभी को उस हवेली में बंद कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा।